फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम 16 से लेकर के 23 मार्च 2023 तक की जो वीकली करंट अफेयर है, हम आज उसको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम लगभग 50 एमसीक्यूज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी इस क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे और आपको पता चलेगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें करने चाहिए। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसकी तैयारी के लिए जो करंट अफेयर की क्लास है इस वीक से रिलेटेड, यानी कि 16 से लेकर के जो 23 तारीख तक का जो वीकली करंट अफेयर मैं अभी प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, वो मोर देन इनफ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो ये कौन है? इनका नाम है शिवशंकरी। और ये शिवशंकरी जी जो हैं, ये तमिल लेखक हैं, तमिल भाषा में इनका लेखन कार्य होता है और इनको इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सूर्यवंशम सूर्यवंशम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि इस सम्मान की जो शुरुआत है ये 1991 में हुई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। तो आप इतनी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, ली कीयांग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ली कीयांग जो है चाइना के प्रधानमंत्री बने हैं। ये ली कीयांग है जो जो अभी थोड़े दिन पहले ही जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था चाइना के अंदर, तो उस टाइम पे जो शी जिनपिंग जो थे वो दोबारा से राष्ट्रपति बने थे चाइना के, और अब की बार जो प्रधानमंत्री बने हैं चाइना के वो बने हैं कौन? ली कीयांग। तो आप इतनी बात याद रखेंगे। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो किसे चुना गया है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के लिए? तो ये कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं अभी फिलहाल में, जिनका क्या नाम है? शक्तिकांत दास इनका नाम है, जो कि सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर के ईयर से नवाजे गए हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो आर्म्ड फोर्सेस के मेडिकल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इनका नाम है दिलजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये कौन है? इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, और यही हैं फीफा के जो दोबारा से इनको बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फीफा का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अध्यक्ष कौन बना है, अभी फीफा का अध्यक्ष कौन बना है? तो जियानी इन्फेंटिनो अध्यक्ष बने हैं दोबारा से। अगला क्वेश्चन है, जियो सिनेमा द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? सूर्य कुमार यादव को। यहाँ पर इनकी तस्वीर लगी हुई है और ये जियो सिनेमा का लोगो है। तो जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो सूर्य कुमार यादव को चुना है, और ये भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? तो जो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये बेंगलुरु से लेकर मैसूर तक की जो दूरी है उसको जो 3 घंटे लगते थे पहले, 3 आवर्स लगते थे, और अभी कितने लगेंगे? 75 मिनट्स ही लगेंगी। यानी कि आप मान लीजिए 1.25 घंटा आपको लगने वाला है। और ये 6 लेन में बना है, ये 6 लेन का ये रोड बनाया गया है, और इसका उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साहित्य अकादमी के जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे चुना गया है? तो माधव कौशिक जी को साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष चुना है। और इसके साथ साथ जो प्रोफेसर कुमुद शर्मा जो हैं, कुमुद शर्मा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आप इतनी बात याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? माधव कौशिक को चुना गया है, ये चुनाव हुए थे इनके, और कुमुद शर्मा जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वैकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वैकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वैकॉम 18 ने। और महेंद्र सिंह धोनी कौन है? ये हैं भारतीय प्रो क्रिकेटर हैं।
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसकी सबसे कम है? बिहार की सबसे कम है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है, और थर्ड नंबर पे किसकी है? राजस्थान की है। तो यहाँ पर मैं कुछ दी गई है तालिका, जिसके अंदर आपका ये जो दिए गए हैं कि बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 61.80 है, अरुणाचल प्रदेश की 65.38 है, और राजस्थान की कितनी है? 66.11 है। और वहीं अगर यूटीज की बात करें तो जे एंड के सबसे कम पे है, यानी कि 67.16 की रेटिंग के साथ सबसे नीचे है। और सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? केरला। केरला सबसे ऊपर है 94% के साथ, और उसके 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 नीचे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, और इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद नंबर आता है मिजोरम का, जिनका लिटरेसी रेट कितना कितना है? इनका है 91.85, और इसका है 91.3। ये इनका लिटरेसी रेट है। तो आप इतना याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? केरला का। केरला का कि पहले नंबर पे लिटरेसी रेट किसका ज़्यादा है और कितना है? 94% है। और सबसे कम किसका है? ये बिहार का है। तो ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA की महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 के लिए टाइटल स्पॉन्सर बन गई है? टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने ली है इसकी? तो किसकी? भारतीय कंपनी कौन सी है जिसने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की जो महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप ली है? तो उसका क्या नाम है? महिंद्रा ऑटो इसका नाम है, और महिंद्रा ऑटो ने इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली है। अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। और आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले 16 मार्च 1995 1995 के अंदर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। इसका कारण क्या है? वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, कि किस तरीके से वैक्सीनेशन जो है हमारे हमारे लिए अच्छी है, और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो चीज़ें उनको बढ़ावा देने के लिए ये टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला है आर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जहां पक्षियों की 161 प्रजातियों की पहचान की गई है? तो कहां पर की गई है? ये है आर्लम। कहां पर है ये वन्यजीव अभ्यारण्य? कहां पर है? केरला के अंदर है, जहां पर 161 प्रजातियां पाई गई हैं। नई प्रजातियों की खोज करी गई है जो कि पक्षियों से रिलेटेड है। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इनका इसका जो नाम है आर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पूछ सकता है कि कहां पर है? तो केरला के अंदर है। ठीक है, तो आप इतनी चीज याद रखेंगे। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? दिव्य कला मेला का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? ये भोपाल के अंदर किया गया है, और इसके अंदर जो जो दिव्यांग जो उद्यमी हैं या कारीगर हैं उनकी शिल्प कला का प्रदर्शन किया गया है, उनको प्रोत्साहित किया गया है इसके बारे में। तो इस चीज़ से रिलेटेड है, और ये भोपाल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो प्रेसिडेंट कलर से किसे सम्मानित किया गया? तो INS द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है ये राष्ट्र के प्रति मतलब जो काम कर रहे हैं कुछ ऐसी यूनिट्स के लिए दिया जाता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस कौन सा है? प्रेसिडेंट कलर। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट कलर या फिर राष्ट्रपति रंग जो सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये INS द्रोणाचार्य को प्रदान किया गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2023 का पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर को मिला है? तो किस महिला क्रिकेटर को मिला है? ये मिला है एस्ले गार्डनर को। और एस्ले गार्डनर कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने दिसंबर 2022 में भी इस खिताब को जीता था, और अब की बार यानी फरवरी 2023 में भी इस खिताब को हासिल करने वाली ये महिला क्रिकेटर बनी है, और WPL में भी ये खेल रही हैं। WPL में भी ये खेल रही हैं। ठीक है, यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग जो अभी चल रहा है उसके अंदर भी ये खेल रही हैं, एस्ले गार्डनर। ठीक है, आप इतनी बात याद रखेंगे। अगला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2023 का पुरस्कार किस पुरुष क्रिकेटर ने जीता है? तो ये है हैरी ब्रूक। और हैरी ब्रूक एक क्रिकेटर हैं, ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इन्हें पुरुष कैटेगरी के अंदर मिला है फरवरी 2023 के लिए, और एस्ले गार्डनर को विमेंस में
फरवरी 2023 के लिए मिला है पुरस्कार। ठीक है। टेक महिंद्रा ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो टेक महिंद्रा ने किसे नियुक्त किया है एमडी एंड सीईओ? तो ये है मोहित जोशी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है सीपी गुरनानी को रिप्लेस करेंगे, अभी किया नहीं है। और ये कहाँ से, यानी कि इंफोसिस के सीईओ थे और इन्होंने वहाँ से रिजाइन देके और टेक महिंद्रा में एमडी एंड सीईओ एज ए एमडी एंड सीईओ ये सर्व करेंगे आगे। जब ये सीपी गुरनानी का जो कार्यकाल है वो खत्म होने के बाद में ये मोहित जोशी टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ होंगे। ठीक है, आप इतनी बात याद रखेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 10% आरक्षण दिया जाएगा जो अग्निवीर होंगे, यानी कि 4 साल तक जो अग्निवीर जो लगाए गए हैं। और जैसे ही ये 4 साल इनकी पूरे हो जाएंगे और बीएसएफ के अंदर जो परमानेंट भर्तियां होंगी, जैसे कोई भी, जैसे इससे पहले असम राइफल ने भी, सीएपीएफ ने भी इनको इस प्रस्ताव को मंजूर किया था। और बीएसएफ में भी इसी तरीके से, जैसे कि जो अग्निवीर 4 साल अपने सर्व करके और बीएसएफ की भर्ती देखते हैं तो उसमें 10% का आरक्षण उनको प्रदान किया जाएगा। स्विस फर्म IQA रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? भारत ये 8वें स्थान पर है भारत। और ये सबसे खराब बात है हमारे लिए कि सबसे प्रदूषित देशों में सबसे लगभग ऊपर ही हमारा नाम आता है, भारत का नाम आता है। और यहाँ पर एक कुछ रैंकिंग दी गई है जिसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो नाम है ये चाड है। चाड देश, यानी कि 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड की बात हो रही है। पहले नंबर पे चाड, फिर इराक, तीसरे नंबर पे आता है अपना पाकिस्तान, और फिर बहरीन, फिर 5वें नंबर पे है बांग्लादेश, और अपना भारत जो है ये 8वें नंबर पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रैंकिंग प्रदूषण के हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? ये हुबली धारवाड़, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। ये 2 जुड़वा शहर माने जाते हैं और यहीं पर ही 1507 मीटर का, जो कि 20 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। और जो सेकंड नंबर पे अभी जो बात करें तो उसका 1366.33 मीटर्स के साथ में कौन, यानी कि ये गोरखपुर, ये सेकंड नंबर पे आ गया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर वाला जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वह किस देश में स्थित है? तो माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। और ये जो दुनिया के जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से एक मेन माना जाता है। और ये स्टैटिक जीके के हिसाब से भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। और इसमें क्या है कि अभी हाल ही में इसके ऊपर जो इसमें विस्फोट हुआ है, और आपको पता है कि जो जहरीली गैसें होती हैं उनका भी बाहर निकलती हैं, जहरीली गैसें उनका भी उत्सर्जन होता है। तो इसीलिए जो जहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है माउंट मेरापी और इसके 7 किलोमीटर का जो एरिया है, 7 किलोमीटर के जो एरिया है उसको प्रतिबंध कर दिया गया है, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। और जितने भी आसपास के गांव हैं वहाँ उनको वहाँ से हटा दिया गया है, इनकी शिफ्ट कर दिया गया है। वेद प्रताप वैदिक का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वेद प्रताप जो वैदिक जो थे वो थे एक पत्रकार। और इनकी खास बात क्या है कि इन्होंने पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया है। और इनकी एक हिंदी भाषा की एक एडिक्शन आता था भाषा के नाम से, उसके ये फाउंडर थे। और ये चर्चा में अधिक क्यों है कि 2014 में इन्होंने हाफिज सईद, ये कौन है? ये हाफिज सईद हैं। और इनके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं वेद प्रताप वैदिक, यानी कि वेद प्रताप वैदिक जी ने 2014 के अंदर हाफिज सईद का इंटरव्यू किया था। और हाफिज सईद को लश्कर ए तैयब का फाउंडर माना जाता है, जो कि 26/11 अटैक करवाने के लिए जिम्मेवार ठहराए गए हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस थे। अगला क्वेश्चन क्या है? भिखारी मुक्त शहर नामक पहल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो भिखारी मुक्त शहर जो है ये नागपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी सड़कों के ऊपर जो भिखारी होते हैं उनको वहाँ से हटा करके शेल्टर प्रोवाइड करवाए गए हैं, ताकि उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा सके, उनके रहने का ध्यान रखा जा सके। ठीक है, अगला है,
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 13वीं इसमें भारत की रैंकिंग है विश्व आतंकवाद सूचकांक के अंदर। किस राज्य ने हाल ही में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है राजस्थान राज्य, जिसने हाल ही में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है और 3 संभाग होंगे और 19 नए जिलों के बाद यहाँ की जो संख्या है, यानी कि जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? जिले कितने हो जाएंगे? जिले हो जाएंगे 50 और ये तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा सबसे ज्यादा जिलों के मामले में। और सबसे ज्यादा जिले किसके कहाँ के हैं? यूपी के हैं, 75 जिले हैं यहाँ पर। और आपको मैं बताऊं कि कौन कौन से जिले बनेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है 19 जो नए जिले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डिग, डीडवाना, कुचामन, दुदू और गंगापुर सिटी और जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण और जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। यानी इस तरीके से एक बार आप समझिए कि पहले थे 33 और अभी 19 के बाद, यानी कि 19 प्लस होने के बाद ये होने चाहिए थे 52, बट हुए हैं कितने? 50। क्योंकि यहाँ पर जो जयपुर और जो जोधपुर था वो पहले भी था, बट इसके एक के ही 2 बनाए हैं, यानी कि एक तो पहले था ही और एक और बना दिया, यानी कि सिर्फ 2 ही बड़े हैं। इसलिए आप 19 में सिर्फ 17 को ही ऐड करेंगे, यानी कि जो आपके टोटल जो जिले होंगे वो 50 ही होंगे इस तरीके से। फिर है केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, नीम का थाना, फलोदी, स्लुम्बर और सांचौर और शाहपुरा। ये 19 जिले आपके शामिल हैं इस लिस्ट के अंदर जो बनाए गए हैं नए राजस्थान के अंदर। ठीक है। निम्न में से कौन ATP 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे उम्रदराज जो टेनिस खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं? ये हैं रोहन बोपन्ना, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, जो कि 43 वर्ष के हैं। इन्होंने इस ATP 1000 खिताब को हासिल किया है। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये किसके नाम था? ये डेनियल नेस्टर, जो कि 42 वर्ष की उम्र में ये कैनेडियन खिलाड़ी हैं और इनके नाम पे ये किताब था। बट अभी रोहन बोपन्ना जी ने ये किताब जो है अपने नाम कर लिया है और ये रिकॉर्ड बन गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BPCL के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार जी बने हैं। और अक्टूबर 2022 में इनका कार्यकाल शुरू खत्म हो गया था अरुण कुमार सिंह का, और इनको रिप्लेस किया है किसने? जी कृष्ण कुमार ने इनको रिप्लेस किया है अरुण कुमार सिंह को। तो कौन बने जो BPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जी कृष्ण कुमार नए अध्यक्ष बने गए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विश्व जल दिवस। और इसकी थीम मैं बता दूं आपको, अकॉर्डिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, यानी परिवर्तन में तेजी, इसका क्या है? थीम है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कितनी है? 126वीं है। और इसमें लगातार 6 बार से कौन सबसे आगे है? फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो सबसे आगे है, पहले नंबर पे है। फिनलैंड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे आगे है, यानी कि खुशहाल देश के मामले में सबसे आगे कौन है? फिनलैंड है। और 126वां रैंक आया है अपना लगभग 150 देशों में से। तो काफ़ी बुरा रिपोर्ट है ये अपने हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से अपना जो देश है वो बांग्लादेश जैसे और पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं उनसे भी नीचे है, यानी कि 126वीं रैंक है इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में धूम्रपान कानूनों के लिए स्वस्थ शहर का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है धूम्रपान कानून बनाने के लिए? किसे दिया गया है ये पुरस्कार? तो बेंगलुरु जो शहर है उसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है, स्वस्थ शहर का पुरस्कार मिला है इसे। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम बनाया गया है? तो किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर नया स्टेडियम बनाया गया है? ये रायबरेली के अंदर बनाया गया है, रायबरेली यानी यूपी के अंदर इस स्टेडियम को बनाया गया है। और ये किसके नाम पर है? ये रानी रामपाल जो पूर्व कप्तान रही हैं इंडिया की हॉकी टीम की, तो इनके नाम पर ही ये जो हॉकी स्टेडियम है ये बनाया गया है, जिसका क्या नाम है? रानीज गर्ल हॉकी टर्फ इसका नाम है।
इस स्टेडियम का नाम है, जो कि इन्होंने खुद ने ही इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप पुरुष और महिला का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? यानी एशियाई खो खो चैंपियनशिप जो है, यहाँ पर खो खो आएगा। खो खो चैंपियनशिप जो है ये असम के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, और ये 20 से लेकर के 23 यानी कि आज की तारीख में इसका जो लास्ट डे है आज का, तो 20 से 23 तारीख तक इसको खेला जाएगा। और ये कहाँ पर खेला जाएगा? ये तमुलपुर के अंदर खेला जाएगा। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी।